मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? मैं बिस्तर पे ले आता ना। कोई बात नहीं है सर। कैसे कोई बात नहीं है? हाँ मॉम, कितना भारी है ये। चलो यहाँ से। वर्ल्ड में दो किस्म के लोग होते हैं, एक अमीर और दूसरे गरीब। अमीर दुनिया को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं और गरीब को नसीब में उनके जूतों से ज्यादा छेद होते हैं। अमीर कहता है कि मेहनत करके गरीबी हटाई जा सकती है, लेकिन गरीब जानता है कि गरीबी की दलदल से सिर्फ मेहनत या किस्मत के बल पर नहीं, उसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। आज केविन होता तो मुझे कुछ काम करने नहीं देता। जाने गॉड ने से कौन सी गलती की कि सजा दी कि मेरा यंग सन मुझसे छीन लिया। जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो अपने पीछे अपना सुख दुख, झगड़े और परेशानी सब छोड़ जाता है और साथ ही पीछे रह जाते हैं उसे प्यार करने वाले कुछ ऐसे लोग जो उसकी याद में तिल तिल कर जीते हैं। कुछ ऐसी आंखें जिनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब जाने वाले के मौत की वजह ही पता ना चले। ये सवाल मन को कचोटता रहता है कि क्या कुछ करके उन्हें बचाया जा सकता था? आखिर उनके साथ हुआ क्या था? कई बार बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर्स पूरी मेहनत और सूझबूझ के बाद भी कुछ केसेस सुलझा नहीं पाते। ऐसे केसेस पुलिस फाइल्स में कोल्ड केसेस बनकर रह जाते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के आज के केस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये एपिसोड भी ऐसे ही केस से जुड़ा है जिसमें न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिस केस को असल में बंद कर दिया गया था। ये केस इतना संगीन था कि साल 2020 में इसकी बहुत चर्चा हुई। इस केस ने जितना हैरान आम जनता को किया था, उससे कई ज्यादा हैरान पुलिस महकमे के लोग थे कि क्या आज के इस आधुनिक युग में भी इस तरह के अपराध होते हैं। ये एक ऐसा केस था जिसने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया, क्योंकि इस तरह के अपराध तो किसी के भी साथ हो सकते हैं। तो क्या सच में इस केस को सुलझाया जा सकता था? भाई, वो कॉलेज फी के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे? पता है, सिर्फ उड़ाने के लिए तुझे चाहिए होते हैं पैसे। पैसे नहीं है मेरे पास। खुद पे खर्च करने के लिए पैसे है? ये महंगे महंगे कपड़े, एक्सपेंसिव परफ्यूम, इनमें पैसा खर्च नहीं होता क्या? खुद कमाता हूं ना तो खुद खर्च करता हूं। जिस दिन कमाना ना, अपने शौक पूरी कर लेना। केविन, मैंने तुझे मना किया ना इसे उतारने के लिए। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो माँ? अच्छा सुनो, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं मैं, और हाँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। ये तू रोज रोज आउट ऑफ स्टेशन कहाँ जाता है? अपने काम से काम रखना। बकवास करता रहता है हमेशा। किया था ना यहाँ आने के लिए। देखो संध्या, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। ये किसके लिए झूठ बोल रही हो? अपने बाप के लिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या समझू?
हाँ, कि मेरा नाम केविन है या हम दोनों अलग है इसलिए हम कभी साथ नहीं हो सकते? देखो संध्या, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बात है केविन, आजकल बहुत परेशान रहते हो यार। हाँ भाई, वो ऑफिस के काम ने जान ले रखी है। अरे तुम्हारी तो बड़ी धाक है अपने ऑफिस में, अगर हमारी भी नौकरी लगवा देते तो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ, आज लड़के वाले हमें देखने आए थे, रिश्ता पक्का कर दिया है हमारा। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा होने भी नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? अगर हमने उनसे कुछ कहा तो वो हमें भी मार डालेंगे और तुम्हें भी। मुझे किसी से डर नहीं लगता संध्या। अगर जान से मार देते हैं तो मारने दो, बस तुम मेरा साथ दो और कुछ नहीं चाहिए हमें। सर, ये आईडी मिली है। केविन डिसूजा, एक काम करो, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, उन्होंने बताओ कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। बहुत बुरी तरह से मौत हुई है इस बेचारे की। ये तो किसी ट्रक के मार्क्स लग रहे हैं। एक काम करो, आसपास पता करो, शायद किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा हो। और ये भी चेक करो कि आसपास कोई सीसीटीवी है या नहीं। ये सामान देखिए, क्या ये सामान केविन का ही है? नहीं, मेरा केविन नहीं मर सकता साहब। आपसे जरूर कोई मिस्टेक हुआ है। मेरे को अभी कभी ये बॉडी देखने का है। ये मेरा केविन नहीं है। मैम, आप बॉडी नहीं देख पाएंगी, ट्रक ने बहुत बुरी तरह से रौंदा है। मैंने बोला ना आपको, अभी के अभी मुझे ये बॉडी देखना है बस। पकड़िए। केविन की मौत को एक्सीडेंट मान लिया गया। पुलिस को उस ट्रक ड्राइवर का भी कुछ पता नहीं चला जिसके ट्रक के नीचे आकर केविन की जान चली गई थी। केविन को मरे 8 साल बीत चुके थे, लेकिन केविन की मां के आंसू नहीं थमे थे। भले ही पुलिस के लिए ये केस बंद हो चुका था, लेकिन केविन की मां एना को न्याय नहीं मिला था। उसे अपने बेटे के हत्यारे को जेल के अंदर देखना था। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसे अचानक उसका बेटा उसे छोड़कर चला कैसे गया। उसके बहुत से सवाल थे जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। इन 8 सालों में दुनिया बहुत बदल गई थी, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था हैवानियत का मनहूस चेहरा। अभिमन्यु, हमने तुमसे कई बार तुम्हारी बेटी सलोनी के बारे में पूछा है, आज फिर पूछ रहे हैं। बताओ कैसे हुआ ये सब? अभिमन्यु, कुछ तो बोलो। सलोनी बेटा, सलोनी बेटा। सलोनी बेटा, बेटा चल। क्या तू ठीक तो ना? मेरा हाथ। हाँ, हाथ टूट गया तेरा। हाँ, और कुछ तो नहीं हुआ ना? हाँ, नहीं हुआ ना? तो फिर से कूदना होगा ना बेटा तुझे। जा, फिर से कूदना होगा। हाँ, जा जा बेटा, जा। Saloni, come on, beta, jump. Yes, yes, you can do it. You can do it. Come on, beta. Yes, jump, jump, jump. Shabash. Shabash. Yes. Yes, beta. Jaro bat. Yeah. Yeah. Come. Jump, jump. सलोनी बेटा सलोनी। आज संभल के बेटा। हाँ, 1 मिनट रुक जा। हाँ हाँ, बैठ जा, तुझे कुछ दिखाता हूँ। तेरी रिपोर्ट आ गई है।
तुझे पता है कितनी गहरी चोट लगी थी तुझे? स्कल में गहरा कट आया था। डॉक्टर ने कहा पूरे 6 महीने लगेंगे तुझे ठीक होने में। लेकिन मैं भी उनसे बहस की, कैसे लगेंगे 6 महीने? देखना कितनी जल्दी ठीक कर देता हूँ तुझे मैं। कैसे? फास्टिंग पर रखूंगा तुझे पूरे 1 महीने के लिए। फास्टिंग से बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं और वो बॉडी की इंजुरीज, चोट पोट टूट पाट जितनी भी होती है ना, सब ठीक कर देते हैं। बेटा हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मानवता के लिए। तो समझ नहीं ना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ। अभिमन्यु, हमें सलोनी के बारे में कुछ तो बताओ। साहब साल भर हो गए पूछताछ कर रहे, कुछ बोलता ही नहीं। आई एम सॉरी यार, मेरी बीवी फोन नहीं उठा रही है, शायद वो किसी किटी पार्टी में बिजी है। ओके सी, किसी भी हालत में ये क्लाइंट मिस नहीं होना चाहिए। फाइल का हम बाद में देख लेंगे। मिनिस्ट्री का एड कंपेयरिंग है, करोड़ों रुपए का अकाउंट ट्रांजैक्शन होने वाला है। सर हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मेघा, कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल घर पे भूल गया था। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं वीक में 3 दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहती हूँ, बच्चों को पढ़ा रही थी, नहीं ध्यान दिया, फोन साइलेंट पे था। वाह, कितना इंपॉर्टेंट काम था तुम्हारा, मेरे बिजनेस से भी ज्यादा। इस घर के लिए, रिया के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी, वरना मैं आज तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही होती। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। कोई महान काम नहीं किया तुमने, सिर्फ अपना घर संभाला है, और दुनिया की सारी औरतें अपना घर संभालती हैं, समझी तुम? मम्मी पापा प्लीज, मैं समझ गई हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, तो अब आप प्लीज झगड़ा करना बंद कीजिए। मेरी एग्जाम्स है, मुझे पढ़ाई करनी है, डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज। देखा, कितनी बार कहा है तुमसे कि रिया के सामने झगड़ा मत किया करो, लेकिन प्रशांत तुम क्यों नहीं समझते हो? वो बच्ची है, उसके ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें पता है, सपने पूरे करने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी होता है। दुनिया का ऐसा कोई काम, ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो तुम सब नहीं कर सकते। बस उसके लिए क्या करना है, अपने आप को काबिल बनाना है। और काबिल बनने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई। बिल्कुल सही। चलो अब पढ़ाई शुरू करें। हाँ। A for एप्पल, B for बॉल, C for D for E for F for G for ICT complicated to computer। आज टाइम हो गया है, कल हम लोग यहीं से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो सब लोग टाइम पे आना, कोई भी क्लास मिस नहीं करना, ठीक है? चलो बाय। अभिमन्यु, कुछ तो बोलो, हमें सलोनी के बारे में कुछ तो बताओ। अभिमन्यु, चाय पियोगे? हवलदार। हाँ सर। चलो। बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? एकदम ठीक हो, आपके लिए चाय बना रही हूँ। आज चाय वह छोड़, तू मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाता हूँ। अच्छा ये देख रिपोर्ट, देखो कितनी जल्दी ठीक हो गया तेरा हाथ भी और कल भी। मैंने बताया था ना कि देखो फ्रैक्चर को तो ठीक होना ही था, हाँ, पर जहां पर फ्रैक्चर हो ना बेटा, वहां बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए। बोन जब टूटते ना बेटा, तो एक लिक्विड छोड़ते,
वो लिक्विड जैसे तुम कागज चिपकाने के लिए गम यूज करती हो, हाँ वैसे ही लिक्विड। वो क्या करते हैं, बोन्स को जोड़ देते हैं, समझी? थोड़ा थोड़ा। तू तो बड़ी समझदार है, तभी तो पापा की हर बात मानती है। देखना जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंटिस्ट बनोगी। हाँ। तो नेक्स्ट टास्क करें बेटा? बैठ 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 बैठ। पापा है ना, कुछ नहीं होगा। देखो अभिमन्यु, हम तुमसे बात करने आए, प्लीज हमें कोऑपरेट करो। नहीं यार, नहीं आ सकती, मम्मी अभी आने वाली है। कम डफर, घर में कोई नहीं है, घर खाली है और मैं भी कुछ देर के लिए अपनी आंटी के घर जा रही हूँ। तो फिर तू मुझे क्यों बुला रही है? क्योंकि यहाँ तेरा बॉयफ्रेंड कुणाल तेरा वेट कर रहा है। क्या? कुणाल वहाँ भी? तू ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? सुन, हाँ? यूज प्रोटेक्शन। हाँ, तू कुछ भी बात बोल। यू नेवर नो, जब दो लोग कमरे में बंद हो तो कुछ भी हो सकता है। फोन रख, मैं आ रही, बाय। रिया, क्या कर रही थी तुम? वो ये ले रही थी मैं। क्या है ये सब? क्या मम्मी, बेटर सेफ देन सॉरी ना। और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी कितनी समझदार है, हर काम सावधानी से करती है। रिया, रिया, हाँ सब पूछो, सब ठीक हो जाएगा। आई हेट हर, नफरत करती हूँ मैं उनसे। मैं हूं ना, शांत। The number you have called is currently switched off. Please try again. I'm sorry, मुझे तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तेरे लिए तेरी फेवरेट बिरयानी बनाई है, जल्दी से आ जा। रॉबरी और मर्डर का मामला सर। ये घर में अकेली थी जब इनके साथ ये सब कुछ हुआ। मल्टीपल स्टैबिंग्स है, लेकिन ये चोट शायद पहले से लगी है। क्या क्या चीज चोरी हुई है? ऑफिस का 2 लाख रुपए था कैश, मेघा के गहने, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ। मेघा के गहनों की फोटो इनसे कलेक्ट करो और सारे ज्वेलर्स को सर्कुलेट कर दो। अरे आपके पत्नी के हाथ को क्या हुआ था? बैंडेज है वहाँ पे। मेघा ने बताया था उसे चोट लगी है, बस इतना ही जानता हूँ। आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं, मेघा और मेरी बेटी रिया। कहाँ है आपकी बेटी? मैं काफी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ सर, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ।
भाई अच्छा अच्छा आता हूँ, लेकिन सुन, सब अपने अपने ड्रिंक्स खुद अरेंज करेंगे। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता बार बार तुम लोग पैसे देते हो। पैसे डोंट वरी, भाई की जेब झाड़ता हूँ, 100-200 तो मिल ही जाएंगे। जेब में क्या घुसा रहता है तू? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से है? तू तो एक नॉर्मल सा अकाउंटेंट है ना, 30,000 रुपए सैलरी है, तो फिर ये? अपनी मेरे पैसे हैं, कहीं से भी हैं। तेरे से क्या मतलब? मॉम, क्या हुआ एलेक्स? ये देखो। सर मेगा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके पेट पर 3 वार किए गए थे। फैमिली मेंबर के अलावा वहां पर एक आदमी के भी फिंगरप्रिंट्स मिले। और सर मेगा के हाथ में जो बैंडेज था, असल में वो स्टैबिंग के वाउंड थे। करीब 1 हफ्ते पहले स्टैब किया गया होगा। लेकिन मेगा के पति ने बताया कि उसने कहा था चोट लगी है। मेगा ने बताया था उसे चोट लगी है। सर मेगा की सोसाइटी के एंट्रेंस पर एक सीसीटीवी है, हमने उसकी फुटेज निकलवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 के बीच उसकी मौत हुई थी। प्रशांत 7:30 बजे घर आया, फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन सर 6:30 बजे रिया घर से बाहर जाते हुए दिखाई दी थी। रिया से कांटेक्ट हुआ? नहीं सर, उसका फोन 4 बजे से ही बंद है। उसका फोन सबसे पहले ट्रेस करो, सब चौकीस में उसकी फोटोज भेजो, ढूंढो उसे। क्या आपको लगता है मेगा की मौत में रिया का हाथ था? बेटे, हम ये नहीं कह रहे कि रिया ने अपनी माँ का खून किया है। इस वक्त हमारे सामने जितने सबूत आए हैं उनसे हमको लगता है कि रिया को कुछ ना कुछ पता होगा। देखिए इंस्पेक्टर, आपका काम है रिया को ढूंढना, मेरी बीवी के कातिलों को सजा दिलाना, ना कि यहाँ नई नई कहानियां बुनना। अगर आप लोगों से काम नहीं होता तो मुझे बता दीजिए। मेगा की किसी से दुश्मनी या झगड़ा? ऐसा कुछ नहीं था। मेगा एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई औरत थी। आपके पत्नी को पहले भी स्टैब किया गया था। उनके बाजू पर जो जख्म था वो चोट नहीं थी। मुझे तो वही पता चलेगा ना जो वो मुझे बताएगी। क्या मैं पट्टी खोल के चेक करता? देखिए, मेघा एक इंडिपेंडेंट औरत थी, एनजीओ में काम करती थी और सड़क के बच्चों को पढ़ाती थी। हो सकता है वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती हो, इसीलिए नहीं बताया। कौन सा कोचिंग और इंस्टीट्यूट? मेगा हमारे एनजीओ में काम करती है, वो सड़क के बच्चों को पढ़ाती है। मेगा के ऊपर 1 हफ्ते पहले कुछ अटैक हुआ था, बताया था उसने आपको? अटैक? नहीं सर, उसने तो कहा था कि उसे चोट लगी है। मेघा और उसकी बेटी रिया, उनके रिलेशंस कैसे थे? रिया एक टीनेजर है, और टीनेजर कहाँ अपनी माँ बाप की बातें सुनते हैं। मेघा की किसी से दुश्मनी या झगड़ा? नहीं सर। और प्रशांत के साथ मेघा के रिलेशंस कैसे थे? सर थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे। वैसे कुछ भी कहो, दुनिया की सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, कड़क चाय। क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, क्या बताऊं। मैंने तो प्रशांत से पहले ही कहा था कि शादी के बाद मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। रिया हो गई और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन अब तो रिया बड़ी हो गई है ना, अब तो तुम अपने मन का काम कर सकती हो। हाँ, लेकिन प्रशांत को नहीं पसंद है ना मेरा जॉब करना। फिर रोज रोज झगड़े होने लग जाते हैं और फिर अपना मंत्र जाप शुरू कर देता है वो। दुखम सुखम एतद। तुमको कैसे याद है ये सब? हाँ, इसका मतलब प्रशांत काफी रिलीजियस है। बहुत ज्यादा सर। इस डायरी का क्या मतलब? सर इसमें लाखों का हिसाब लिखा है, और मेरा भाई तो एक नॉर्मल सा अकाउंटेंट था। सर मैंने उसके पास ढेर सारे पैसे भी देखे। इस डायरी के हिसाब से उसने अपने दोस्त उज्जवल भाई को 10 लाख रुपए दिए थे रखने के लिए। अरे लेकिन डायरी में तो कोई कुछ भी लिख सकता है। नहीं सर, आप जरा इसकी डेट देखिए। सर जिस दिन भाई ने लिखा था कि उसने उज्जवल भाई को 10 लाख दिए, उसके 2 दिन बाद ही भाई की मौत हो गई। तो सर उज्जवल भाई पिछले कई साल से आगरा से गायब है। पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया, बट अब सोचता हूँ तो लगता है क्या उज्जवल भाई का कुछ लेना देना हो सकता है भाई के एक्सीडेंट से। राजन जी, इस उज्जवल के बारे में पता करो, कहाँ है। आपके और मेघा के बीच रिलेशंस कैसे थे? जैसे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ के होते हैं, कभी प्यार कभी छोटी मोटी नोक-झोंक। हमें तो पता चला है कि आपके और मेघा के बीच उसके काम करने को लेकर काफी लड़ाइयाँ होती थी। हाँ होती थी। देखिए मेरी एक एड कंपनी है, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे में मेघा को काम करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सिर्फ इतना चाहता था रिया बड़ी हो रही है, वो उसका ख्याल रखे, दैट्स इट। अच्छा आप ये बताइए कि जिस दिन मेघा की मौत हुई थी उस दिन आप कहाँ थे? मैं अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। प्लीज सर ये फालतू के सवालात बंद कीजिए। 2 दिन हो गए मेरी बेटी लापता है।
और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। प्लीज डू समथिंग सर। सर, उस उज्जवल का फोन 8 साल पहले से उसी दिन से डिस्कनेक्ट है जिस दिन केविन का एक्सीडेंट हुआ था। किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में। घर भी बंद पड़ा है 8 साल से। कोर्ट से इस उज्जवल के घर का सर्च वारंट निकलवाओ जल्दी। ओके सर। सर मेघा के गहनों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, ना ही उसके लैपटॉप और मोबाइल के बारे में। मेघा का ऑनलाइन डेटा चेक करो। जी सर। सर एक और बात, मेघा के मर्डर वाले दिन जब रिया 6:30 बजे घर से निकली थी तो उसके आधे घंटे पहले एक लड़का भी वहाँ से निकला था। मैंने रिया के दोस्तों से पूछताछ की, कुणाल नाम है उसका, रिया का बॉयफ्रेंड है। ये कुणाल का एड्रेस निकालो, उठाकर ले आओ उसे यहाँ पे। कुणाल यहीं रहता है? हाँ रहता तो यहीं पे है, लेकिन कुछ दिन पहले सामान पैक करके चला गया वो तो। ठीक है, थैंक यू। सर ये कुणाल भागा हुआ है। एक वो दे देना। कितना? पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस को कुछ नहीं पता चलेगा, है ना मुझ पे भरोसा? पापा, पुलिस को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कल टीवी पर देखा था, जो लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तेरे पापा है ना तेरे साथ, वो कुछ नहीं होने देंगे, समझी? देखो बेटा, बात ध्यान से सुनो। तेरे बॉडी से 1.5 लीटर खून निकला था, इसका मतलब समझती है तू? तेरी जान भी जा सकती थी। देख बेटा, ब्रेन में और पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। अब जब ब्रेन में ब्लड का सप्लाई कम हो जाए तो जान भी जा सकती है। अब देखना, अब मैं तुझे कैसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाकर तेरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाऊंगा। क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस, मैं कल आके आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। पता नहीं इस चीज को मैं कैसे सेलिब्रेट करूँ। फाइनली हमें मिनिस्ट्री का एड का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आप तैयारी में लग जाओ। जी सर, मैं प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करता हूँ। बस ये खुशी दुगनी हो जाएगी अगर रिया मिल जाए तो। आप टेंशन मत लो, रिया मिल जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ, काम हो जाएगा। साहब, मेघा जहाँ सड़क के भिखारी बच्चों को पढ़ाने जाती थी ना, वो पक्या का इलाका है और वही उनसे भीख मंगवाने का धंधा करवाते हैं और इसके लिए कई बार मेघा का उससे झगड़ा भी हुआ है। तो मेघा के एनजीओ वाले दोस्त मनीष ने हमसे ये बात क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था, अगर पक्या मेघा को नुकसान पहुंचा सकता है तो सर वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता था। तेरा नाटक बंद नहीं हुआ अभी तक? ये तेरे को बातें समझ नहीं आती? कितनी बार बोला तेरे को? अगर मैं चाहूंगी ना तो तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। माफ कर साहब, कुछ नहीं किया साहब। एक मिनट, क्या किया मेघा के साथ? नहीं साहब, हमने नहीं मारा उसको। चाकू से वार तूने किया था ना पहले भी? अब हमें तो पता भी नहीं है कुछ। सच में साहब, हमने नहीं मारा। मार मार किसकी खाल उधर दो, सचों को गाइस से। राजन, चेक करो। इस कंप्यूटर को जब्त कर लो। सर ये तो बहुत पुराना दिख रहा है। कोई बात नहीं,
आईटी डिपार्टमेंट वालों के पास भिजवाओ, क्या पता इसमें से कोई डाटा मिल जाए। रिया का कुछ पता चला? नहीं सर। सर प्रशांत ने बताया था कि मेघा के मर्डर वाले दिन वो एक क्लाइंट मीटिंग में गया था, लेकिन उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन के मुताबिक वो एक रेजिडेंशियल एरिया में गया था, एक रात पहले भी गया था। सर मैंने पता किया, प्रशांत की स्टाफ की एक लड़की रहती है वहाँ, संजना, और सर फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें भी होती हैं। सर उस उज्जवल के कंप्यूटर की रिपोर्ट आ गई है। उसके कंप्यूटर के जरिए केबिन बहुत से लड़कियों से चैट करता था, जिसमें से बहुत से नंबर रेड लाइट एरिया के लड़कियों की है, वहाँ के पिम्प्स के भी। एक काम करो, इन सबको उठा के थाने लाओ। ओके सर। सर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि उस रात मैं अपने क्लाइंट के घर मीटिंग में था। संजना के घर, वो भी एक रात पहले से, लेकिन आपने तो वहाँ पे बहुत सारी रातें गुजारी है ना? मिनिस्ट्री की कंपेनिंग का काम चल रहा है, अक्सर देर तो होती है, बस मैं वहाँ रुक जाता था। प्रशांत मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं सर। हम मुंबई में रहने वाले लोग हैं, इतने ब्रॉड माइंडेड तो होंगे ही। आपको क्या लगता है प्रशांत जी, हमको समझ नहीं आता कि पूरी रात अकेले में किस तरह के काम कर सकते हैं। देखो संजना, हम मेघा के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर झूठ बोलोगी तो फंसोगी, बेहतर होगा कि सब कुछ सच सच बता दो। हमारा अफेयर चल रहा था। मेरा अफेयर चल रहा है संजना के साथ, और ना सिर्फ संजना के साथ बल्कि और भी लड़कियों के साथ। मेघा को सब पता था। मेघा ने मुझे बताया था प्रशांत का बाहर लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। मनीष, मेरी शादी टूट रही है और वहाँ प्रशांत के अफेयर्स चल रहे हैं। एक नहीं, दो तीन अफेयर्स चल रहे हैं। ये सब जानने के बाद भी मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है, सिर्फ अपनी बेटी रिया के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। तुझे बातें छुपाने की आदत है क्या? हाँ, पहले पका के छुपाया तूने, प्रशांत के अफेयर्स के बारे में छुपाया। नहीं सर, बल्कि ये चीज मुझे बहुत नॉर्मल लगी। काफी शादीशुदा मर्दों के बाहर अफेयर्स चलते रहते हैं। बाकी मर्दों का छोड़, तेरा बता। कहीं तेरे दिल में तो मेघा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेघा मेरी एक अच्छी दोस्त थी। केविन के साथ क्या लेना देना था तुम्हारा? कैसे जानते हो उसे? सच सच बताओ, नहीं तो पिटाई करवाऊंगा। सर केविन लड़कियों को बेचने का काम करता था। हाँ साहब, वो पहले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और फिर उन्हें भगाकर रेड लाइट एरिया में ले जाकर बेच देता था। मुझे भी भगाकर लाया था। हमारे यहाँ पे उधारी चलती थी, इसीलिए पीछे पड़ा रहता था वो। उज्जवल को जानते हो तुम लोग? नहीं, हम नहीं जानते सर। सर हम मेघा का ऑनलाइन डेटा चेक कर रहे थे, उसमें से एक वीडियो मिला है, मोबाइल से शूट किया गया सर। सर इसमें फेस ठीक से नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो आदमी है ये लंगड़ा के चल रहा है। देखो सर मैंने चेक भी किया, ये मेघा के मोबाइल से शूट किया गया है, पर ये वीडियो है कहाँ का ये पता नहीं चल रहा। थोड़ा पीछे से लगाओ। कोचिंग क्लासेस, ब्रिलियंस, ये तो वही कोचिंग क्लास है जहाँ मेघा पढ़ाती थी। चलो बाय। ये फुटेज में कौन है जानते हो? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेघा ने भी कुछ बताया नहीं मुझे। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। जी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, माफ कर दो सर। मेघा ने तुम्हारी वीडियो निकाली तो उसे जान से मार दिया? मैंने कुछ नहीं किया सर। मेघा पे अटैक तूने किया था ना? गलती होगी सर। अगर तुम्हारी बीवी और बच्चों का मुझे ख्याल नहीं होता ना, तो तुम्हारा ये वीडियो पुलिस को दिखाकर तुम्हें जेल करवा देती। लेकिन लड़कियों को मॉलेस्ट करने के चक्कर में तुम्हें जेल हो गई, तो समाज तुम्हारी बीवी और बच्चों को जीने नहीं देगा। अगर आज के बाद में तुमने किसी भी लड़की के साथ में ऐसा किया ना, तो ये वीडियो सीधा पुलिस को जाएगा। माफ कर दो सर। मेघा पे अटैक तूने किया था ना? हाँ सर, मैं डर गया था।
मैं डर गया था कि मेगा वीडियो पुलिस को दे देगी, लेकिन सर मैंने मेगा का खून नहीं किया सर। इससे सच छुपाना तुम्हारा काम है, मारो इसे। सर बांद्रा एरिया से 2 फ्लाइट की टिकट बुकिंग हुई है लंदन के लिए, लेकिन नाम चेंज करके बुकिंग हुई है। ये लो पासपोर्ट, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। जल्दी। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर तुम घर से क्यों भागी? मम्मी के साथ मेरी छोटी सी लड़ाई हो गई थी, फिर गुस्से में मैं अपनी फ्रेंड के पास चली गई थी कुणाल से मिलने। फिर हमने थोड़ी देर साथ में टाइम स्पेंड किया और फिर कुणाल वहाँ से चला गया था। और फिर जब मैं घर गई तो मैं बहुत डर गई थी और उस दिन सुबह भी मेरी मम्मी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। रिया बेटा, अब मैं और तुम्हारे पापा शायद साथ नहीं रह पाएंगे। मतलब आप लोग डिवोर्स ले रहे हो? अरे तो पापा जो कहते हैं वो कीजिए ना, छोड़ दीजिए नौकरी। रिया, बात मेरी जॉब की नहीं है। तुम्हें कैसे बताऊं, बाहर तुम्हारे पापा के अफेयर्स चल रहे हैं। तो वो तो चलेंगे ही ना, आप उनसे दिन रात झगड़ा जो करती रहती हैं। रिया बेटा, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब मैं तुम्हें सब सच नहीं बता सकती। परवशम दुखम सुखम एतद। रिया चुप हो जाओ। इस एक मंत्र ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दुखों का कारण ये मंत्र ही है। अगर भगवान ना करे कल तुम्हें कुछ हो गया ना, तो उसका कारण भी ये मंत्र ही होगा। रिया बेटा। उस मंत्र में ऐसा क्या था? पता नहीं सर, लेकिन पापा हमेशा उस मंत्र का चैंटिंग करते रहते हैं। सर वो मंत्र तो मैंने ऐसे ही कहीं सुन लिया था परसों पहले। चैंट करके अच्छा लगता था मुझे। मेघा तो सर मुझसे गुस्सा रहती थी, इसीलिए उसको उस मंत्र से भी प्रॉब्लम होगी शायद। सर ये अभिमन्यु सिंह साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा जीनियस। 1 साल पहले जब इसे दिल्ली में अरेस्ट किया गया था, तब उस वक्त भी यही मंत्र जप रहा था। पुलिस मेघा के केस से जुड़े सारे पहलू पर अपनी तहकीकात कर रही थी, लेकिन अब जो चीज उनके सामने आई थी उसके ऊपर विश्वास कर पाना और उसे कड़ी समझकर असली गुत्थी तक पहुंचने की कोशिश करना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन कई बार बारीक धागा ही मुश्किल से मुश्किल गांठ खोल देता है। लेकिन अभिमन्यु से मिलकर भी उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि अभिमन्यु कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। वहां दूसरी तरफ केविन के केस में नए पहलू तो सामने आए, लेकिन पुलिस उसके मौत के राज को सुलझा नहीं पाई। अब देखना यह था कि क्या पुलिस मेघा, अभिमन्यु और केविन के केसेस सुलझा पाती है, या बहुत से केसेस की तरह ये केसेस भी कोल्ड केसेस की फाइल्स में दबकर रह जाएंगे। अभिमन्यु सलोनी के साथ क्या हुआ था? उस मंत्र का और सलोनी का क्या कनेक्शन है? अभिमन्यु, हम तुमसे कुछ पूछ रहे, बताओ हमको। सलोनी के साथ क्या हुआ था? ये देखो देखो, बात समझ नहीं आती? हम पूछ रहे इतनी देर से, बताओ ना सलोनी के साथ क्या हुआ था? मैंने सलोनी के साथ सही नहीं किया। आजा बेटा, आजा, चढ़ जा इसमें, चढ़ जा। हाँ धीरे से। एक मिनट बेटा। आई लव यू बेटा। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा है ना तेरे पापा पर? हाँ, आई लव यू टू। अच्छा। मैंने सलोनी के साथ सही नहीं किया। क्या सही नहीं किया? हम तुमसे कुछ पूछ रहे, प्लीज बताओ हमको, सलोनी के साथ क्या सही नहीं किया था? मैंने अपनी बेटी के साथ सही नहीं किया। सर, सलोनी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उस मंत्र में कुछ तो है। सर,
सर उस मंत्र का पता चल गया है। अभिमन्यु और प्रशांत दोनों का एक कनेक्शन इस एक आदमी के साथ है और वो मंत्र इसी आदमी का है। ये तो इंडिया के बहुत ही फेमस बाबा। मनुष्य को अपने चेतन मन से कहीं ज्यादा अपने अवचेतन मन की बात माननी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ग्लानि भी महसूस हो तो वो काम उचित नहीं होता। बाबा मुझे आपसे अलग से मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है। अवश्य। बाबा मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं गे हूँ। मनुष्य को हर उस चीज से तकलीफ होती है जो अलग हो। अगर तुम्हें तुम्हारे पुरुषों की तरफ आकर्षित होने से कोई आपत्ति नहीं तो तुम्हें उस चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन बाबा मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, गे बनकर नहीं रहना मुझे। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन तत्वों से ही इंसान की उत्पत्ति हुई है और मनुष्य की हर समस्या का समाधान इनमें ही है। तुम हमारे आश्रम आ जाना क्योंकि तुम्हारे ऊपर स्त्री दोष है। और हाँ, अपने साथ किसी छोटी कन्या को भी ले आना। आगे क्या करना है ये हम बताते हैं। अरे बाबा जगह बाबा, ये मेरी बहन स्वर्णा। सुंदर। अब इस कन्या की मदद से मैं तुम्हारा स्त्री दोष ठीक कर दूंगा। सर इस बाबा का नाम उज्जवल है, आगरा का रहने वाला है। अलग अलग शहरों में करीब 16 सेंटर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स। ऑनलाइन भी लोगों को कांटेक्ट करता है। एक्टर, मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर्स सब इसके भक्त। एक काम करो, तुम आगरा निकलो, वहां जाकर पता करो, शायद कुछ मिल जाए। सर ये तो उज्जवल है, एक मर्डर केस में हमें भी इसकी तलाश है। ये देखिए सर, केविन की डायरी है। इसमें उसने उज्जवल को 10 लाख रुपए देने की बात लिखी है और जब केविन का मर्डर हुआ था ये उज्जवल तभी से गायब है। और ये मंत्र? सर इस मंत्र के बारे में तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। केविन क्रिश्चियन था, फिर उसने अपनी डायरी में ये मंत्र क्यों लिखा होगा? इस बाबा को पकड़ पाना नामुमकिन है। कोई सबूत नहीं हमारे पास उसके खिलाफ। सर किसी ने मेघा के गहने बेचने की कोशिश की है। क्यों मारा मेघा को? बाबा जी ये एग्जाम मुझे ना बहुत बुरे नंबर आए हैं, मैं अपनी जान दे दूंगी। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी तकलीफ में। बेटा अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है, अभी इसका अंत करना चाहती हो? अपने माता पिता के बारे में सोचो। और बेटा जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जीवन से मुंह मोड़ना उचित नहीं। इसका डटकर सामना करना चाहिए। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम कहाँ रहती हो? मुंबई। ठीक है, अगले महीने हम मुंबई आने वाले हैं, तब तुम हमें हमारे आश्रम में आकर मिलना। लेकिन तब तक मन में कोई गलत विचार मत लाना। अपने आंसू पोंछो। अब मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं अकेले आई हूँ। हाँ ठीक है, आप ये लो, इसे पी लो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। क्या हुआ? मुझे आइस क्यूब चाहिए, मैं ज़्यादा ठंडा पीती हूँ। मंगवाता हूँ। ये क्या? मैंने तो तुम्हारे लिए आइस क्यूब मंगवाए थे। नहीं, अच्छा हो रहा था ऐसे भी ये। कैसा लग रहा है? तू बेहोश नहीं हुई? पापा, पापा, पापा। अभिमन्यु और प्रशांत को हमने अरेस्ट कर लिया है। अभिमन्यु ने अपने बेटे की जान खुद ली। उससे बात करना मुश्किल था, लेकिन आखिर में उसने बोल ही दिया। दो साल पहले मेरी बेबी मर गई थी। ये बाबा ने बोला कि मैं अपनी बेटी की मदद से अपनी मरी हुई बेबी को जिंदा कर सकता हूँ। तूने उसकी बेटी के साथ रेप किया
और फिर तेरी ही बातों में आकर उसने अपनी बेटी की जान ली। मैं तो अभी भी यही मानता हूं कि शरीर में चेतना को वापस डाला जा सकता है, बस चेतना को बुलाने की जरूरत है। बच्ची का रेप करके? इसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। प्रशांत को पकड़ना हमारे लिए भी मुश्किल रहा, लेकिन उसके सुपारी किलर ने गहने बेचने की कोशिश की और पकड़ा गया। सर मेरी गलती नहीं सर बाबा ने कहा था अगर बिजनेस में तरक्की चाहिए तो मुझे अपनी बेटी को उनके आश्रम में दान करना होगा। मेघा को इसका पता चल गया था सर, मैं डर गया था, मैंने इसलिए उसे मरवा दिया। प्रशांत ने किसका खून किया है, किसका खून नहीं किया, इससे मेरा क्या लेना देना। हाँ, प्रशांत से मैंने ये कहा था कि अपनी बेटी को आश्रम में सौंप दे, सेवा के लिए। सेवा करने के लिए या रेप करने के लिए? इसका भी कोई सबूत नहीं है आपके पास। तुझे अंदर करने के लिए मुझे बस एक सबूत चाहिए था, लेकिन तूने खुद मुझे 2 सबूत दिए हैं। पहला, तूने मेरी बेटी पर रेप करने की कोशिश की। मैं ये कह दूंगा कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरा भी सुन ले उज्जवल, यही तेरा असली नाम है ना? आगरा से खून करके भागा था, केविन का। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ा तो तूने खुद अपना है, इतने सारे क्राइम्स करके। ले जाओ इसे। कहते हैं ज्ञान से बड़ा कोई दोस्त नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। किसी पर विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी बातों में आकर कोई अपराध करना बहुत गलत है। आज जैसे जैसे विकसित टेक्नोलॉजी की वजह से हम आधुनिक दुनिया को गले लगा रहे हैं, अपराध के लिए अवगत हो रहे हैं, वैसे वैसे ही अपराधी भी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। पहले जहां कुछ ढोंगी बाबा सड़कों पर बैठकर लोगों को आस्था के नाम पर ठगते थे, वही आज उन लोगों ने बदलती दुनिया के साथ अपने अपराध के तरीके भी बदल लिए हैं। आज वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। इन अपराधियों को समझ में आ गया है कि जितना बड़ा दिखावा ये करेंगे, उतनी ही आसानी से लोग इनकी बातों में आएंगे। उज्जवल या सिद्धि बाबा को पकड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन पुलिस ने बहुत मुश्किलों के साथ आखिर उसे रंगे हाथ पकड़ ही लिया। मेघा और सलोनी की मौत की गुत्थी सुलझी, उन्हें न्याय मिला। और केविन, उसका सच जब अपनी माँ के सामने आया तो केविन अपनी माँ की नजरों से हमेशा के लिए गिर गया। एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है, लेकिन जाने के पहले कोई ऐसा काम ना करें कि मरने के बाद लोगों को आपकी जिंदगी पर अफसोस हो। और जाते जाते मैं यही कहूंगी कि आज जहां पहले से ज्यादा सुख सुविधा है, वहीं पहले से ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। किसी पर अंधा विश्वास या सामाजिक अंधविश्वास दोनों अपराध की जननी होते हैं। अगर जिंदगी को खुलकर और सावधानी से जीना है तो उसकी पहली शर्त है कि जीवन की डोर आपके अपने हाथ में हो। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। वाह काव्या दीदी, कितना सुंदर घर है ये। है ना? मेरा तो सपना है कि ऐसा मेरा सेम घर हो, जहाँ पे मैं रोज पेंटिंग करूं और शाम के टाइम गार्डन में मैं जाके वहाँ पे साइकिलिंग राइड दे दे। उदय, काव्या, क्या है बेटा? रात के 11 बज गए हैं। अब तुम दोनों सो जाओ, वरना कल सुबह स्कूल जाने के लिए नखरे करोगे।
नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। तस्वीरों में भी कहानियां छिपी होती हैं, बस उन्हें देखने की नजर और नजरिया चाहिए। ये केस भी एक तस्वीर है जिसमें एक सहमा देने वाली व्यथा छिपी है और इस व्यथा के कई जीते जागते पात्र थे जिनकी आप बीती 223 पन्नों की एक चार्जशीट में लिखी गई थी। इस केस के केंद्र में थी 16 वर्षीय काव्या। पेंटिंग और साइकिलिंग का शौक रखने वाली काव्या ने सोचा नहीं होगा कि वो एक ऐसे गुनाह का केंद्र थी जहां से ये केस 360 डिग्री का घुमाव लेकर एक ऐसी परिधि का निर्माण कर रहा था जिसके अंदर इंसानी दर्द को चीर देने वाली सिसकियां भी थी और डरा देने वाला हाहाकार भी। कहते हैं इंसान के शरीर में जितने रोम होते हैं, पूरे जीवन काल में उसके मन में उतनी ही संख्या के कई ख्याल जन्म लेते हैं और इस केस को जन्म देने वाला भी एक ख्याल था, एक ऐसा विकृत ख्याल जो हिंदुस्तान की क्राइम हिस्ट्री का काला धब्बा बन गया। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी काव्या, चल उठ, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। मम्मी सच में पेट में बहुत दर्द हो रहा है। काव्या तेरे बहाने नहीं खत्म होते, चल उठ बेटा। हाँ सच बोल रही हूँ, विंची दादा की कसम। विंची दादा? ये कौन है? माँ लियोनार्डो दा विंची, द फेमस पेंटर जिन्होंने मोनालिसा बनाई थी। वाह बेटा वाह, और तू अपनी माँ को बना। उठ काव्या, बेटा बोर्ड एग्जाम्स है इस बार, तेरे कुछ तो पढ़ ले। अरे माँ पढ़ लूंगी लेकिन अभी तेरे पापा आ गए। अरे तू काव्या सुन बेटा। अरे तू पापा मेरा बच्चा। पापा मैंने एक पेंटिंग बनाई है, आपको दिखाऊंगी। हाँ भी। और अब कहाँ गया पेट दर्द? माँ अभी भी हो रहा है। पापा देखो ना। काव्या तेरी नौटंकी बंद कर, जल्दी रेडी हो और स्कूल जा वरना लेट हो जाएगी तू। अरे क्या सरिता, बेचारी के पेट में दर्द हो रहा है और तुम इसे डांट रही हो। जा बेटा, आज की तेरी स्कूल की छुट्टी। बिगाड़ो और बिगाड़ो बेटे को। एग्जाम में इतने बड़े बड़े अंडे मिलेंगे ना तो मुझे मत कहना। अरे कुछ नहीं होगा। माँ अगर दीदी स्कूल ना जाए तो मैं भी छुट्टी कर दूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। जल्दी यूनिफॉर्म पहनो, रेडी हो, तेरी स्कूल बस आ रही है। सरिता मुझे 1 घंटे में निकलना है। हाँ तुम जरा चाय रख दो। अरे ये क्या बात हुई? और आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं आजकल। इतना नाइट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं आप? क्या करूं, दूसरा यूनिट जो शुरू हो रहा है, मैं भी नहा कर आता हूँ। हाँ 1 मिनट, आप ग्रीन चेक शर्ट पहन के गए थे ना, फिर ये? हाँ वो नाइट ड्यूटी लगने वाली थी ना तो मुझे अंदाजा था, इसलिए एक एक्स्ट्रा शर्ट साथ ले गया था। नहा कर आता हूँ। हाँ इनकी गंदी शर्ट ना बैग में ही होगी, धोने में डाल देती हूँ। सरिता। हाँ तुम ये मेरे बैग में क्या कर रही हो? अरे वो आपने बोला था ना गंदी शर्ट है, तो मैंने सोचा मैं धोने में डाल दूं। शर्ट तो मिली नहीं। ये चाबी किसी के घर की है क्या? नहीं, वो घर की नहीं, गोडाउन की चाबी है। वो मैं अपने कपड़े गलती से फैक्ट्री में भुलाया था तो कपड़ों की जगह ये चाबी उठा लाया। बहुत भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ मैं भी। हाँ तो एक काम करो, मेरी चाय बना दो, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ बना। सुबह कहाँ चलने गए थे तुम? वो घर गया था। घर गए थे तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो अपने घर से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। सुनीता तुम समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। देखो तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसको जाके सब सच सच बता दूंगी। सुबह आ गए मेरे। सॉरी। इट्स ओके।
काव्या, चले बाल्टी उठा और अंदर लेके जा, मैं उदय को लेने जा रही हूँ। माँ मैं ले आती हूँ ना उदय को, और वो रिया से भी पूछ लूंगी कि स्कूल में क्या पढ़ाया है। अच्छा चल ठीक है, फिर तू ही चली जा। जा और सुन, हाँ? उदय को लेके सीधा घर आना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ। काव्या काव्या सुन ना। काव्या मुझे ना तुझसे काम था। क्या काम है रोनी आंटी? नहीं माँ, दीदी मुझे लेने नहीं आई, इसलिए रिया दीदी मुझे घर छोड़ने आई। बहुत लापरवाह हो गई है ये काव्या, पता नहीं कहाँ चली गई। रिया बेटा, अगर तुम्हारे घर काव्या आए ना तो उसे कहना उसकी मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी। ठीक है आंटी, मैं बोल दूंगी उसको। ठीक है बेटा, बाय। पी लो। छी, क्या ये? इसमें से बहुत बदबू आ रही है। माँ, हाँ काव्या दीदी का फोन तो यहीं पे है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी, मैं मयूर की वाइफ बोल रही हूँ, मेरी उनसे बात करा दीजिए प्लीज। सरिता जी, मयूर ने 2 दिन की छुट्टी ली थी और पिछले 2 दिन से वो फैक्ट्री नहीं आया है। 2 दिन से नहीं आया? उदय, माँ काव्या आ गई क्या घर पे? नहीं माँ, आपको मिली दीदी? नहीं, चल उधर देखते, चल चल। भाई साहब, ये मेरी बेटी है काव्या, आपने देखा कैसे कहीं? मम्मा, हाँ? काव्या दीदी की साइकिल। हाँ? काव्या की साइकिल? भाई साहब सुनिए ना, ये मेरी बेटी है काव्या, 15-16 साल की है, ये उसकी साइकिल, आपने देखा क्या? हेलो मयूर, काव्या कहीं नहीं मिल रही। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ, किसी काम में फंसा हुआ था। मयूर प्लीज झूठ मत बोलो, मुझे पता तुम 2 दिन से फैक्ट्री नहीं गए हो। क्या बोल रही हो सरिता? मुझे कोई बहस वहस नहीं करनी, बस मुझे काव्या मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काव्या जरूर मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ ना। तुम एक काम करो, तुम तब तक पुलिस को इन्फॉर्म करो। मेरी बेटी काव्या अपने भाई उदय को पिक करने के लिए निकली थी, ये उसकी साइकिल है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी टीम आसपास के एरिया में पता कर रही है, आपकी बेटी बहुत जल्द मिल जाएगी। सर इस पूरे एरिया में ना कोई दुकान है ना कोई सीसीटीवी, हम काव्या की फोटो आसपास के लोगों को दिखा रहे हैं। तो अपनी जांच का एरिया बढ़ाओ। यस सर। किसी भी हालत में लड़की को ढूंढो। कैसे इस्माइल, मतलब काव्या को अगवा किया गया है? ये पूरा एरिया छान मारो, दिन दहाड़े ऐसी कोई लड़की गायब नहीं हो सकती। एक आदमी को काव्या का फोटो दिखाओ, किसी ने किसने काव्या को जरूर देखा होगा। यस सर। आपके बेटे की स्कूल बस यहाँ आकर रुकती है। यहाँ से आपका घर कितनी दूर है? जी 0.5 किलोमीटर इस तरफ। आपका घर है यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर इस तरफ, और काव्या घर से यहाँ आने के लिए निकली।
जबकि काव्या की साइकिल मिली हमें मकराना रोड पर, जो यहाँ से 700 मीटर दूर। सर वो हमारे घर से ना एक रास्ता मकराना रोड की तरफ भी निकलता है जो सीधा फिर यहीं आता है। काव्या ने यहाँ आने के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों लिया होगा? क्या मकराना रोड पे काव्या का कोई जानने वाला रहता है जहाँ वो जाने वाली है? जी नहीं, काव्या को साइकिलिंग का शौक है, हो सकता है इस वजह से उसने वो लंबा रास्ता लिया हो। क्या काव्या का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं सर, वो तो बस 16 साल की छोटी बच्ची है। हाँ, लेकिन क्या है कि आजकल की जनरेशन। एनीवे, हमने काव्या का फोन अनलॉक होने के लिए दिया, शायद उससे कुछ पता चला। सरिता जी, आपने हमें बताया था कि काव्या हमेशा स्कूल ना जाने के लिए बहाने ढूंढती थी, तो क्या स्कूल में उसे कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसा तो उसने न कभी कुछ कहा न बताया। आपकी किसी के साथ दुश्मनी, अनबन या धमकी दी हो किसी ने आपको? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें लगता है बहुत जल्दी आप लोगों को फिरौती के लिए कॉल है। जैसे ही कॉल आए प्लीज हमें बताइए। मैंने काव्या को रोहिणी दीदी के साथ आज दोपहर में देखा था, दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कहाँ रहती है रोहिणी? जी हाँ, मैं दोपहर को मिली थी काव्या से। काव्या सुन ना। काव्या, मुझे ना तुझसे एक काम था। क्या काम है रोनी आंटी? कल ना मेरे घर पाठ होने वाला है, तो मम्मी से कहना कि आए, ठीक है? 2 बजे तक आ जाए। ठीक है, मैं बोल दूंगी। काव्या की माँ उसे जगह जगह ढूंढ रही थी, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप मिली थी काव्या से? मैं पूजा में मग्न थी, और एक बार पूजा में ध्यान लग जाता है तो फिर मेरा कहीं ध्यान नहीं लगता। अब मैं जाऊं? मेरी पूजा अधूरी है। जी। सर, फॉरेंसिक्स ने ये कंफर्म किया है कि काव्या की साइकिल के पास जो रुमाल मिला था उसमें के ट्रेसेस मिले हैं। काव्या के पेरेंट्स को अभी तक रैंसम का कॉल आया नहीं। 12 घंटे हो गए हैं किडनैपिंग में। अब तक तो कॉल आ जाना चाहिए था। ये किडनैपिंग वाकई में रैंसम के लिए हुई है या फिर एंगल कुछ और है? एक नंबर का नालायक हो गया है तू। शर्म नहीं आती ना तुझे? फिर फेल हो गया। अरे मंदबुद्धि, दिमाग में भूसा पड़ा पड़ा है या गोबर? बाबूजी, एक और मौका दे दो, मैं अगली बार चुप कर नालायक। अरे तुझसे तो अच्छा किसी जानवर को पढ़ाता तो वो अफसर बन जाता। लेकिन बाबूजी, मैं अगली बार। एकदम चुप। काव्या नहीं है। सुनो, ये काव्या नहीं है, ठीक है? ये काव्या नहीं है। किसी को भी ऐसे लटा के मत बोलो कि ये हमारी बच्ची, तो हम नहीं मानेगी। ये काव्या नहीं, ये काव्या नहीं। संभालिए। ये अरे ये काव्या ही नहीं है इसमें। चलिए, ये काव्या नहीं है भाई, और मेरी बात शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मयूर जी, ये जली हुई बॉडी हमें उसी एरिया के पास मिली जहाँ पर काव्या की साइकिल मिली थी। वैसे तो बॉडी 99% जल चुकी है, लेकिन राइट हैंड का कुछ हिस्सा जला नहीं, और उस पर एक मार्क है। ये देखिए मार्क, इसको पहचानते हैं आप? काव्या के कलाई पे भी निशान था। तो क्या ये काव्या ना तो फ्रौती मांगी गई है, ना ही कोई दुश्मनी का एंगल सामने आया है। आखिर 16 साल की बच्ची को कोई इतनी बुरी तरह से जलाकर क्यों मारेगा? काव्या का फोन अनलॉक हुआ? सर, मेरी साइबर टीम से बात हुई है, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। काव्या के पेरेंट्स ने किसी पर शक नहीं जताया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि काव्या के पेरेंट्स हमसे कुछ छुपा रहे हैं जो इस केस से कनेक्टेड है, इसलिए इस केस की कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं? एक काम करो, काव्या के पेरेंट्स की बैकग्राउंड का बात। सर, मैं सोच रही थी कि काव्या की फ्रेंड रिया से बात करूं। हो सकता है जो बात पेरेंट्स को ना मालूम हो वो दोस्त को मालूम हो। काव्या बार बार स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढती थी। क्या स्कूल में उसे कोई बुली कर रहा था? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका दिमाग कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं था।
उसका दिमाग तो हमेशा पेंटिंग बनाने में और साइकिलिंग करने में लगता था। काव्या के पेरेंट्स का कहना है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। क्या तुम्हें पता है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में? मेरे हिसाब से काव्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। गुड्डू इधर आ। यहाँ भी पीछे, स्कूल में भी पीछे। हाँ, आगे कब बढ़ेगा? अरे स्कूल में तेरा नाम जनक रखा था, ये सोच के कि राजा जनक जैसा विद्वान बनेगा, और तू नाम खराब करने पे तुला है। अब दिसंबर, आजकल बहुत नाटक हो गए तेरे। हाँ, अरे बाजार भाव से ज्यादा पैसे दे रहा हूं, फिर भी तू नाटक कर रहा है। देखिए प्रमोद जी, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मुझे वो जमीन नहीं बेचनी। सोच ले दिसंबर, बेटा छोटा है भी तेरा। देखिए धमकी मत दीजिए। वरना क्या करेगा तू? वरना क्या? अरे साला दो करे का आदमी सर पर बैठेगा, सर पर बैठेगा। ओए पिल्ले, मुझ पे हाथ उठाएगा, मुझ पे हाथ उठाएगा। गुड्डू क्या किया तूने? सर फोड़ दिया। पकड़ो पकड़ो अरे पकड़ो पकड़ो, सर फोड़ दिया। माँ, दीदी ने आधे घंटे से खड़ा कर रखा है, कहती है तेरा स्केच बनाऊंगी, और देखो क्या बना दिया। माँ माँ, अब दीदी वापस कभी भी नहीं आएगी। बोलो ना माँ, चुप क्यों हो? सर आप, मयूर जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ये पेंटिंग काव्या ने खुद बनाई थी? जी हाँ, इसी ने बनाई है। लेकिन लेकिन आप लोग ये ढूंढ क्या रहे हैं? बेटी हमारी मरी है और आप हम ही पर शक कर रहे हैं। देखिए मयूर जी, हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, हमें बस एक क्लू की तलाश है जिससे ये पता चल सके कि काव्या के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। यही सवाल तो मुझे खाए जा रहा है। मेरी और सरिता की किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि कोई हमारी बेटी को मार दे। मरी नहीं है मेरी बेटी, मेरी बेटी मरी नहीं है। मेरी काव्या जिंदा है, वो जिंदा है। सर, मैंने काव्या के स्कूल में पूछताछ की। काव्या के किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन सर, मैंने काव्या की पड़ोसी रोहिणी का बैकग्राउंड चेक किया। काफ़ी कर्मकांड वाली औरत है, बच्चा नहीं हो पाया इस बात का काफ़ी मलाल है उसे। और सर, रोहिणी का एक मुंह बोला भाई है सर्वेश, जो एक सन्यासी है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये तंत्रमंत्र का चक्कर हो सकता है? रोहिणी ने ही बच्चा पाने की चाहत में काव्या के साथ कुछ कर दिया? सर, मैंने खबरियों से कहा है कि रोहिणी के सन्यासी भाई की कुंडली निकाले। रोहिणी, जीजा जी नहीं आए? मैं जानता था वो नहीं आएंगे। तुम उनकी छोड़ो, ये बताओ आगे क्या करना है? ये लो, उन्हें खाने में मिलाकर एक बार खिला देना, फिर जो तुम चाहोगे सिर्फ वही होगा। पीछे हटो, पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो हटो। इस लड़की के भी राइट हैंड की कलाई पर मार्क है। सर। विमल सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, उस जली हुई लाश की फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अभी अभी कंफर्म किया कि वो लाश किसी 25 से 26 साल की ग्रोन अप लड़की की थी।
25 से 26 साल की लड़की की थी, लेकिन काव्या तो सिर्फ 16 साल की थी। तो क्या मयूर से गलती हुई या फिर मयूर ने जानबूझकर गलत शिनाख्त की? इस लड़की के राइट हैंड की कलाई पर भी एक मार्क है, कहीं यही तो काव्या नहीं है? सर ये सब क्या है? पहले आपसे पहचानने में भूल हुई थी। वो जली हुई लाश आपकी बेटी काव्या की नहीं थी। देखा, मैंने कहा था ना वो हमारी काव्या नहीं थी, और ये भी हमारी काव्या नहीं है। ये अपना काम ही नहीं करना चाहते, हमसे अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं ये। सरिता जी, आई एम वेरी सॉरी, बट इस बार जो हमें लाश मिली है उसकी कद काठी और उम्र काव्या से बिल्कुल मैच करती है, और इसके दाहिने हाथ की कलाई पर भी एक निशान है। प्लीज आप लोग वो निशान देख लीजिए। हम क्यों देखें वो निशान? पिछली बार भी तो आपने यही बात की थी ना। अरे आप हमारी बेटी को ढूंढने की कोशिश कीजिए ना, आप भी क्या हमें बताएं? ये मेरी बेटी नहीं है। नहीं, आप परेशान कर रहे हैं, हमें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। मेरी बेटी नहीं है। चलो चलो सरिता, ये हमारी बेटी नहीं है। चलो। एक जली हुई लाश, एक सरकटी लाश और एक गंभीर सवाल, काव्या को वाकई मार दिया गया था या वो दो लाशें इस केस को भटकाने की चाल थी? काव्या अब भी उसकी माँ और भाई की उम्मीदों में जिंदा थी, लेकिन काव्या के पिता ने जिस तरह से उन लाशों की शिनाख्त की, उसने पुलिस की उलझनें और बढ़ा दी और डीएनए करवाना बेहद जरूरी हो गया। डीएनए लगभग 30 दिन का समय लेने वाला था और अब तक ये चर्चाएं गर्म थी कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने अपने पिछले 2 केस 48 घंटे के अंदर क्रैक कर लिए थे। लेकिन क्या इस केस में 48 दिन या 48 महीने भी काफी थे? पुलिस ने किडनैपिंग, रंजिश, ऑनर किलिंग और तंत्र से जुड़ी कई थ्योरीज बनाई थी, लेकिन इस केस की जड़ से एक विशालकाय पेड़ पनप रहा था, जिसके गुनाह की गर्म छाया सारा माहौल गर्म करने वाली थी। इस इलाके की 3000 युवाओं की नौकरी से जुड़ा हुआ है ये मामला। 3000 लोग, यानी कि 3000 परिवार। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे नेता धर्म और जात की राजनीति को छोड़ के इस अहम मुद्दे पर बात करेंगे? रोजगार जैसे शायद नहीं करेंगे। मैं दुष्यंत, कैमरामैन सुभाष के साथ अब तक। दुष्यंत, ये क्या फीके फीके न्यूज देते रहते हो यार, थोड़ा तड़का लगाओ ना। सोनाली, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बावर्ची नहीं हूँ। एंड बाय द वे, ये जयदत्त ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की फाइल है, देख लो। खेड़ापुर के गांव के लोगों का ऑपरेशन किया गया, उनके ऑर्गन्स निकाले गए, उनको डराया धमकाया गया। इट्स अ सीरियस मैटर सोनाली। दुष्यंत, न्यूज सीरियस नहीं, सेंसेशनल होना चाहिए। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है यार, छोटे से गांव में क्या हुआ? फर्क पड़ता है। हम लोग इस प्रोफेशन में इसलिए आए थे ना, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया में वो मुद्दे हम दिखाएंगे जो अब तक नहीं दिखाए जा रहे थे। सॉरी दुष्यंत, एज अ वाइफ मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, लेकिन एडिटर के नाते मैं ये स्टोरी अलाउ नहीं कर सकती। वैसे ही बहुत मानहानि के दावे हैं हमारे खिलाफ। आई कांट टेक द रिस्क, प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोगों की सोच बहुत अलग है एक्चुअली। तुम ना सिर्फ शोर मचाना चाहती हो, लेकिन मैं सच दिखाना चाहता हूँ। सोनाली, हम हस्बैंड वाइफ है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ अब काम नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक आई शुड लीव दिस चैनल नाउ। इनफ। दुष्यंत, नहीं यार, बस सोनाली हो गया अभी। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो यार? जस्ट रिलैक्स। देखो, अभी कुछ देर में मैं लाइव जा रही हूँ, हम आराम से बैठ के बात करेंगे ना इस बारे में लेटर। चलो, आई सी यू सून। हाँ सर, माना कि मैं एक बांझ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के बच्चे को मार दूंगी। देखिए, हम आप पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, पर हमने सुना है कि आप बच्चा पाने के लिए बहुत पूजा पाठ करती हैं, दूसरी विधियां करती हैं अपने इस मुंह बोले भाई के साथ मिलकर। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? इस तरह की पूजा पाठ में बलि भी दी जाती है, इंसान की बलि। इंसानी नहीं, पशु की बलि दी जाती है इंस्पेक्टर साहब। शास्त्रों में शस्त्रों से ज्यादा शक्ति होती है, और इसी शक्ति की मदद से मेरी बहन को बच्चे की प्राप्ति होगी। ये बात मैं लिखित में दे सकता हूँ। महोदय, यदि आपने दोबारा हमारी बात काटने का कष्ट किया तो आपको हमारी शक्ति का परिचय होगा, और ये बात मैं भी लिख के दे सकता हूं। बलि के लिए बकरे कहां से लाए जाते थे? एक एक डिटेल देना हमें। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है मयूर? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई रिप्लाई।
तुम कर क्या रहे हो? कितने दिनों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ मैं। सुनीता, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है यहाँ पुलिस आ रही है, बिना मतलब हम पर शक करेगी, बाल की खाल निकालेगी। तुम समझा करो ना, बस थोड़ा सब्र करो। मैं अभी तुम अभी भी सुनीता के टच में हो। सरिता, तुमसे ज्यादा घटिया और सेल्फिश बाप इस दुनिया में कोई नहीं होगा मयूर। Shut up! निकल जाओ यहाँ से और जाके रहो अपनी उस प्रेमिका के साथ। सुनीता सिंह? जी सर, मयूर का पिछले 1 साल से सुनीता सिंह के साथ अफेयर चल रहा है। काव्या की मौत का कनेक्शन इस अफेयर से तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि काव्या का पिता मयूर ही काव्या की मौत का कारण है? What? सरिता का एक्सीडेंट हो गया है? इसमें जरूर मयूर का हाथ है। नहीं सर, मैंने पता किया है, ये रैश ड्राइविंग का केस है। ड्राइवर नशे में था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि केस इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। रितु, मयूर और मयूर के गर्लफ्रेंड दोनों को थाने बुलाओ। यस सर। तो माहेश्वरी जी, आपको लौकी की सब्जी ज्यादा पसंद है या आलू की? सोनाली, मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ, भूख देखी है मैंने, इसीलिए खाने में मेरे कोई नखरे नहीं है। जो मिल जाए खुशी से खा लेती हूँ। आपकी इसी सादगी की वजह से तो आप जानी जाती हैं। हाँ सर, मेरा और सुनीता का अफेयर है, लेकिन आप इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। मतलब ये है कि तुम्हारी बीवी और बेटी इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए तुमने दोनों को एक एक करके हटा दिया। अब अगला नंबर किसका है? उदय का? आप मुझ पर जो चाहे इल्ज़ाम लगा सकती हैं। वैसे भी एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर रखने वाली औरत को ना सोसाइटी में कोई इज्जत मिलती है, ना ही उसके अपने परिवार में। हमें आपके अफेयर से कोई लेना देना नहीं। एक 16 साल की लड़की की जान गई है और अब उसकी माँ भी मारी गई है। देखिए, आप यकीन करिए, मुझे भी सरिता और काव्या की मौत का उतना ही अफसोस है, लेकिन मैं किसी बात के लिए गिल्टी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, पर एक बात साफ कर दो, मैंने और सुनीता ने तय किया है कि हम शादी करेंगे और सुनीता उदय को सगी माँ की तरह प्यार देगी। हम उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हमारी नजर रहेगी तुम पर। काव्या की मौत का हिसाब आना भी बाकी है। डॉक्टर कविता, छोड़ोगे नहीं तुझे। बता मेरा बच्चा कहाँ है? कौन हो तुम? क्या बात कर रही हो? नाटक बंद कर। तूने मेरी डिलीवरी की थी ना, और उसके बाद तूने बोला कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तूने मेरे बच्चे की शक्ल भी नहीं देख ली थी। मेरा बच्चा कहाँ है? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बता मेरा बच्चा कहाँ है? बता मेरा बच्चा कहाँ है? छोड़ूंगी नहीं तेरे को। बता मेरा बच्चा कहाँ है? सर, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। वो सर कटी लाश काव्या की है। पता था मुझे, लेकिन मयूर और उसकी गर्लफ्रेंड सुनीता के खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि काव्या के मर्डर में उनका हाथ है। कहां चूक हो रही है हमसे? हमें ये केस रीइन्वेस्टिगेट करना होगा सर। हमें क्या हुआ सर? प्रमोशन लेटर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? 7 दिन के बाद ज्वाइन करना है। इसका मतलब यह है कि इस केस को सोल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। किसी भी हालत में इन 7 दिन के अंदर हमें केस सोल्व करना है। यस सर। सोनाली, ये जो वीडियो वायरल हुआ है देखा है तुमने? सबसे पहले इस औरत का बच्चा ऐसे छीन लिया और बाद में कह दिया कि बच्चा ही मरा हुआ पैदा हुआ है। आई एम श्योर ये जायदाद ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का इस स्कैम से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। क्या दुष्यंत, जब देखो तुम काम की बात करते रहते हो। लेट्स टॉक अबाउट अस। कितने दिन हो गए ना हमने अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया।
सोनाली, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टिप मिली है, मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो, प्लीज। हेलो, राजा चल। भाग्यवान, अरे जल्दी आ जरा। ये गुड्डू है, आज से घर के सारे कामकाज यही करेगा ना? हाँ, बस ऐसी नजरें और सोच नीचे रखना। ये पिंजरा ही आज से तेरा मुकद्दर है। चल जा, जो ये बोलेंगे वो करना। जा जा। कहाँ हो तुम? अभी आधा घंटा और लगेगा। तो फिर मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? और तुमने उस लड़की की वो इन्फॉर्मेशन निकाली जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ था सनातन हॉस्पिटल का? एक मिनट खुमा। हेलो। सॉरी सोनाली मैम, इस टाइम आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल दुष्यंत सर ने मुझे विशाल नगर बुलाया था। 1 घंटे से उनको कॉल कर रहा हूँ, उनका फोन ऑफ आ रहा है, अभी तक आए भी नहीं वो। क्या वो आपके साथ है क्या? कहीं फंस गया होगा, खुद ही कॉल कर लेगा। और हाँ, मैं मीटिंग में हूँ, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। ओके मैम। अबे ये सोच कर दबा कि तू मेरे पैर नहीं गला दबा रहा है, जोर अपने आप आ जाएगा। अबे जोर लगा। हट। अरे भगवान, एक गिलास इसे भी दे दे, इसके हाथों में जोर नहीं है। मरियल साला, देख क्या रहे, क्या देख रहा है? चल चल दबा। बहुत लापरवाह हो गई है ये काव्या, पता नहीं कहाँ चली गई। पूरा एरिया छान मारो, दिन दहाड़े ऐसी कोई लड़की गायब नहीं हो सकती। किसी ने किसने काव्या को जरूर देखा होगा। आखिर 16 साल की बच्ची को कोई इतनी बुरी तरह से जलाकर क्यों मारेगा? जैन सर। जय हिंद जिंदल। अब तक न्यूज़ चैनल का को फाउंडर दुष्यंत 2 दिन से मिसिंग है। आज उसकी वाइफ सोनाली, जो खुद चैनल की एडिटर है, उसका फ़ोन आया था मुझे। अब ये केस तुम हैंडल करोगे। जैन सर। मैं समझ सकती हूँ कि दुष्यंत के गायब होने के पीछे सबको कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही होगी। कई नेताओं, बिजनेसमैन, अधिकारियों को नाराज किया था उसने अपनी रिपोर्टिंग से, लेकिन ऑफिसर ऐसा कुछ है नहीं। आपके कहने का मतलब यह है कि दुष्यंत अपनी मर्जी से कहीं चले गए? यस ऑफिसर, एक्चुअली वो कई दिनों से मुझसे ही नाराज था। इस नाराजगी की वजह? हम दोनों ने मिलके ये चैनल खोला था और इवेंचुअली आई बिकेम द फेस ऑफ द चैनल। इसीलिए दुष्यंत को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वो पीछे रह गया। सब उसके मन का वहम है। अगली बार मिलूंगी तो समझा लूंगी उसे। आप प्लीज़ उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। श्योर सर। दुष्यंत को आखिरी 3 कॉल उस्मान शेख नाम के आदमी के आए थे। सर यह है उस्मान शेख, हिस्ट्री शीटर है सर। इलीगल आर्म डीलिंग्स के चार्जेस लगे थे इसके ऊपर। लेकिन दुष्यंत की बीवी सोनाली का कहना है कि दुष्यंत उनकी प्रोफेशनल अनबन की वजह से अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। अगर उस्मान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो दुष्यंत खतरे में है। राइट सर। दुष्यंत का फोन जैतपुर रोड के पास स्विच ऑफ हुआ था। अभिषेक, उस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज स्कैन करो, शायद दुष्यंत की कहीं बाइक स्पॉट हुई हो। सर। उस्मान सैयद,
दुष्यंत किसी ड्रग डीलर के कांटेक्ट में था? देखिए, अगर बात पैसों की होती तो अब तक रैंसम का कॉल आ चुका होता आपको। हमें डाउट है कि उस्मान को किसने सुपारी दी दुष्यंत की। माय गॉड, वो किस हाल में होगा? आपको शक है किसी पर? नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको खुद फोन करूंगी, प्लीज गिव मी सम टाइम। हम दुष्यंत को खोज रहे थे, लेकिन हमें इस लड़की की लाश मिली। पता करो कौन है ये लड़की। अदिति नाम है इसका। सर, इसने सतनाम हॉस्पिटल वहाँ के एक डॉक्टर कविता उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने इसकी डिलीवरी करवाई थी और बाद में इसके बच्चे को गायब कर दिया था और इससे मरा हुआ बच्चा सौंप दिया था। बहुत दूर की सोच रहा हूँ, लेकिन मुमकिन है कि दुष्यंत ने अदिति से कांटेक्ट किया हो। दुष्यंत कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हो, लेकिन उससे पहले ही उस्मान को दुष्यंत और अदिति की सुपारी दे दी। पता करो दुष्यंत और अदिति के बीच कोई कांटेक्ट था क्या? सर नहीं ऑफिसर, मैं इस अदिति से कभी मिली तो नहीं। हाँ, लेकिन दुष्यंत ने मुझसे बात की थी इसके वीडियो के बारे में, बट फिर उसने उस स्टोरी को फॉलो किया या नहीं ये मैं नहीं जानती। मैडम, दुष्यंत सर ने मुझसे कहा था कि वो इस स्टोरी। सर, अदिति मारी जा चुकी है, कहीं दुष्यंत की जान को तो खतरा। देखिए, अगर दुष्यंत और अदिति एक दूसरे से कांटेक्ट में थे तो यस, दुष्यंत के लिए खतरा है। हम सतनाम हॉस्पिटल वालों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। सर, मैं किसी अदिति को नहीं जानती। जब मैंने किसी अदिति नाम के पेशेंट की डिलीवरी की ही नहीं तो बच्चा गायब करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप अगर चाहें तो रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। सर, सतनाम हॉस्पिटल वाले तो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि अदिति उनके वहाँ कभी डिलीवरी के लिए आई थी। सर, अदिति और दुष्यंत इन दोनों का भी आपस में कोई लिंक नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि दोनों केसेस अलग अलग हों। दुष्यंत गायब है। दुष्यंत जिस हिस्ट्री शूटर उस्मान के टच में था वो भी गायब है। कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग। सर, मैंने खबरियों को सोनाली की कुंडली निकालने को कहा था, तो पता चला है कि सोनाली का एक कुणाल नाम के बिजनेसमैन के साथ अफेयर चल रहा है। सर, कुणाल दुष्यंत का ही दोस्त है और दुष्यंत के चैनल को इसी ने फंड किया है। सोनाली का दुष्यंत के ही दोस्त कुणाल के साथ अफेयर चल रहा है। और एक बात, 2 महीने पहले दुष्यंत ने जयदत्त हॉस्पिटल में चल रहे स्कैम को एक्सपोज किया था। कहीं दोनों हॉस्पिटल्स का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? अपने खबरियों को जयदत्त और सतनाम हॉस्पिटल में काम पे लगा। पता कर कौन सा गोरख धंधा चल रहा है वहाँ, और ये अदिति की फैमिली का कब पता चलेगा। जल्दी पता कर, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है साहब, करता हूं। ऑफिसर, यहाँ मेरे हस्बैंड इतने दिनों से लापता है और आप उन्हें ढूंढने की जगह मेरी जासूसी कर रहे हैं। मेरा अफेयर है या नहीं है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये केस आपकी बजाय किसी नेता या अभिनेता से जुड़ा होता ना तो आपने अब तक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर डिबेट शुरू कर दी होती। हमें आपकी तरह चिल्लाकर झूठ को सच बनाने की आदत नहीं है। हम सच को ना खोद के निकालते हैं। आपके पति दुष्यंत की सच्चाई भी हम सामने लाकर रहेंगे। हेलो सर, उस्मान का पता चल गया है। उठा लो उसे। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तो दुष्यंत साहब के लिए कबरी का काम कर रहा था। क्या काम दिया था दुष्यंत ने तुझे? वो अदिति है ना, जिसने सतनाम अस्पताल पर अपना बच्चा गायब करने का इल्जाम लगाया था, बस उसी के बारे में पता करने को बोला था। अदिति के बारे में क्या पता किया तूने? साहब, वो अदिति थी नहीं, उसका नाम दीपाली था और वो एक पत्रकार थी। सर, उस्मान सही बोल रहा था। दीपाली और अदिति जिस अखबार के लिए काम करती थी उससे मेरी बात हुई। एक जर्नलिस्ट इतने रेप्यूटेड हॉस्पिटल पे आखिर ब्लेम क्यों कर रही थी? क्या दुष्यंत ने दीपाली को प्लान किया था या फिर कोई और दीपाली को इस्तेमाल कर रहा था दुष्यंत के खिलाफ? आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अंत में एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे पति दुष्यंत के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू। तो महेश्वरी सतनाम और जयदत्त इन दोनों हॉस्पिटल में साइलेंट पार्टनर है। यस सर। और वो अब तक चैनल के एडिटर सोनाली, उसके भी काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं महेश्वरी के साथ। मैडम के ऊपर करप्शन के कई चार्जेस हैं और मैडम की इमेज को क्लीन करने के लिए पूरे जोर शोर से लगी है सोनाली। महेश्वरी जी, इस बार आपका इंटरव्यू आपके गांव में करेंगे। अपने पापा को भी साथ रखिएगा। हाँ, जनता के दिलों को छू जाते हैं ऐसे मोमेंट्स। जनता की नब्ज हम नेता तो मैंकर से ज्यादा समझते हैं, वो सब हम पे छोड़ दो। खैर ये बताओ,
तुम्हारे पति दुष्यंत की कोई खबर मिली? लेकिन सर आप ही ने तो ये केस मुझे हैंड ओवर किया था। देखिए सर, मैं इस केस को सॉल्व करने के काफी करीब हूँ। जिंदल, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। दुष्यंत का केस पांडे के हवाले करो और कल आकर मुझे हेडक्वार्टर में मिलो। जय हिंद सर। सर महेश्वरी मैडम के इस इलाके में लगभग 15 इलीगल प्रॉपर्टीज हैं और मैडम को बने हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। ये देखिए सर। और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। हेडक्वार्टर से कॉल आ गया है। जो लोग चाहते ही नहीं है मैं इस केस को लेके आगे। दिस सिस्टम इज सो। ये कॉटेज मैंने कहीं तो देखा है। ये पेंटिंग काव्या ने खुद बनाई थी? जी हाँ, इसी ने बनाई है। सर ये तो ज्योति नगर में मकराना रोड पर है। यस, काव्या मर्डर केस। नहीं सर, आपके जाने के बाद काव्या के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और सर काव्या के बाद पिछले 4 सालों में और भी कई यंग लड़कियों की मिसिंग केस रिपोर्ट हुई है। थैंक्स रितु। डीआईजी सर ने मुझसे ये केस तो ले लिया, लेकिन इत्तेफाक से मुझे 4 साल पुराना केस याद आ गया और मुझे लगता है इन दोनों केसेस का आपस में कनेक्शन है और ये कनेक्शन साबित करने के लिए हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। आज के आज हमें ये केस क्रैक करना है। चलो। ये बंगला तो सालों से बंद है साहब, यहाँ कोई नहीं आता, बस कभी कभार गुड्डू भैया आते हैं। कौन है गुड्डू? महेश्वरी का पीए। ट्रांसफर से जी नहीं भरा क्या, जो डिसमिस होने का मन बना लिया? मन की बात बाद में करते हैं, फिलहाल काम की बात करते हैं। क्यों जनक उर्फ गुड्डू, यही नाम है ना तेरा? इंस्पेक्टर, आपको शायद कोई गलत पे... आपकी बेनामी संपत्ति है ना, आपका वो फार्म हाउस मकराना रोड पर। इसकी करतूत के पक्के सबूत मिले हमें वहां पर। सर बहुत गंदी बदबू आ रही है इसमें। ये देखिए सर। ये तो खून है सर। कुछ याद आया गुड्डू भैया? नहीं आया? कोई नहीं, हम याद दिलाते। ये सब का जड़ मेरा बाप है। वो चाहता था कि मैं पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनूं, लेकिन क्या करता सर, मेरे इस भेजन में कुछ घुसता ही नहीं कभी। परेशान हो गया था उसकी मार खाते खाते। एक दिन प्रमोद मेरे बाप को मारा था। मैंने अपने बाप को बचाने के लिए प्रमोद का सर फोड़ दिया और बदले में मुझे क्या मिला? अपने बाप की मार। एक दिन ना दिमाग खसक गया मेरा और मैंने अपने बाप को ही मार दिया। प्रमोद बड़ी तेज बुद्धि थी उसकी सर। मुझे अपने साथ अपने घर ले गया, सोचा जिंदगी भर ना नौकर बना के रखेगा। मैं भी चला गया। सियाना आदमी, जैसे ही मुझे मौका मिला ना, गला घोट कर मार दिया साले को। ये सब महेश्वरी के कहने पे किया ना तूने? नहीं, महेश्वरी मैडम को तो पता ही नहीं है कि उनके पति को किसने मारा। कभी मुझ पर शक भी नहीं हुआ। और महेश्वरी मैडम और बड़ी सयानी औरत निकली होगी, दिमाग लगाकर बन गई। लेकिन मुझे बड़ा मानती है वो, इसलिए उसकी सेवा करता हूँ और मेवा खाता हूँ। काव्या को किसने मारा? काव्या अक्सर आती थी फार्म हाउस पे, देखते ही पसंद आ गई मुझे। अच्छी कलाकार थी, साइकिल भी बढ़िया चलाती थी। अच्छी लगी तो उठा लिया उसको। पहले रेप किया, फिर जान से मार दिया उसको। वो पत्रकार दुष्यंत, उसको भी मैंने ही मारा था। मैडम की जासूसी कर रहा था, अचानक फार्म हाउस पहुंच गया। कुछ तो ढूंढ रहा था वो। मुझे लगा कहीं मेरा राज खोल दे वो, तो मैं तो फंस जाऊंगा, इसलिए मार दिया उसको और रास्ते से हटा दिया। और अदिति? अदिति को भी तू नहीं मारा? अदिति नहीं, दीपाली। हाँ दीपाली। दीपाली को तू नहीं मारा? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था सर। ये काम मैंने महेश्वरी मैडम के लिए किया।
हैरान करके रखा था उसने मैडम को। वो न्यूज़ रिपोर्टर थी, लेकिन एक दुखियारी औरत बन के आके हॉस्पिटल में बैठ गई ताकि वीडियो वायरल कर सके और लाखों दुखियारी औरतें हॉस्पिटल आ जाए। अरे हॉस्पिटल पे इंक्वायरी बिठाना था उसको। वो जो नवजात बच्चे गायब हो रहे थे उसके स्कैम को एक्सपोज करना चाहती थी वो। मारना पड़ा, इसलिए मार दिया। अब तक टोटल कितने लोगों को मारा है तूने? 30। पूरी गिनती रखता हूँ सर। जो दिमाग है ना बहुत तेज हो गया मेरा। मगज का जूस पीकर। मगज का जूस पीकर मतलब? जिस किसी को मारता हूं ना उसकी खोपड़ी अलग करके उसके दिमाग को बाहर निकालकर जूस बनाकर रसपान करता हूं। एक ज्योतिष मिले थे मुझे, उन्होंने मुझसे कहा किसी होशियार इंसान को मारकर उसके भेजे का जूस बनाकर रसपान कर लो, उसका सारा प्रभाव तुम हासिल कर लोगे। बस वही किया हमने सर। इंसान नहीं, इंसानों के नाम पर हैवान है तू। इंसानों को निकलने वाला दानव। तेरे जैसे दानवों की समझ को कोई जरूरत नहीं है। हमने आदि मानव से मानव बनने और मानवों द्वारा निर्मित की गई कई सभ्यताओं के विकास और पतन की गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन ये गाथा मानवीय अस्तित्व को विचलित करने वाली व्यथा है। ये ख्याल ही आतंक से भरा हुआ है कि कोई इंसान को मार के खा सकता है। लेकिन जनक ने दावा किया है कि वो लगभग 30 लोगों को मार के उनके मगज का मांसाहार कर चुका है। नोएडा के निठारी कांड के बाद ये हिंदुस्तान का दूसरा कैनिबल यानी नरभक्षी हत्याकांड है। और हैरानी की बात ये थी कि ये सभी हत्याएं सन 2005 से हो रही थी। अलग अलग क्षेत्रों से आए दिन कई लोग गायब हो रहे थे और आखिरकार ऑन रिकॉर्ड फाइल हुए 18 मिसिंग केस और 4 हत्या के केस लगभग 15 साल बाद न्याय की दहलीज पर पहुंचे। लेकिन जनक जैसी विकृत मानसिकता के अपराधियों की मानसिक स्थिति पे ये सवाल उठने लगते हैं कि कहीं वो एबनॉर्मल तो नहीं, और इस परिस्थिति में कातिल को सजा में रियायत मिल जाती है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने जल्द ही ये साफ कर दिया कि जनक एबनॉर्मल नहीं था, लेकिन बचपन से पनप रहे मानसिक अवसाद ने उसको इतना खूंखार अपराधी बना दिया। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।